बर्बादी लड़ाई आप लोगों ने लड़ाई करवा दी यूक्रेन और चलो ये भी अच्छा काम किया। लड़ाई से होती रहनी चाहिए ना, तो एंटरटेनमेंट हो रहा है, मजा नहीं आया तो बोरिंग सी लाइफ हो गई। जब तक कुछ खून ना आए तब तक मजा नहीं है। ऐसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। हाँ जी, सब हर्षवर्धन में जितने भी रूलर्स थे, इम्पोर्टेंट रूलर सबको उन्होंने मार दिया। ये तो आपको पता ही होगा कि चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था ओएन सांग। वो हर्षवर्धन की कोर्ट में नहीं आए, पता है? हर्षवर्धन ने 3 बुक भी लिखी है, पता है आपको? क्या क्या? नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। कभी बीच में टाइम मिला तो मैं एक बार फिर से एंशिएंट हिस्ट्री पे वापस लौट के आऊंगा। आज मैं आपकी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम बीच में कभी रिवीजन का ऐसा मिला, स्पेशल एक दो क्लास, एक तो स्पेशल क्लास रखेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और जिसमें कुछ आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करना है, वो मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 750 से, 750 AD। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो व्यस्तता है अभी वाली वो खत्म हो गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बातचीत अगर आपको एक दूसरे से करनी होगी तो आप एक दूसरे का नंबर ले लेना और घर पे कर लेना। किसी को अगर फोन पे कुछ मैसेज से इधर उधर चिट चैट करना हो तो वो क्लास के बाद कर लेना। थोड़ी देर आप मेरे साथ, बस 1 घंटे बचे हुए हैं, क्लास वैसे भी लेट स्टार्ट हुई है। मैं मेडिवल की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मेडिवल हिस्ट्री हमारी 750 में स्टार्ट होती है, 750 AD, 750 ईस्वी, मध्यकालीन भारत। हर्षवर्धन की डेथ 650 में लगभग हो गई थी। 650 से लेकर 750 तक का जो पीरियड है ये अभी भी साइन बचा नहीं हुआ है। 2 बार करते हो क्या आप लोग? एक पहले वाले में फिर 2 बार नहीं, तो पहले से किया नहीं? लगभग 650 में एक कहानी है, स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर स्टोरी आप समझ लेते हो तो कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। 2 क्लास आज और कल की 2 क्लास, जितना हो सकता है मेडिवल हिस्ट्री मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 650 में हर्षवर्धन की डेथ हुई और एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुई। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट
होती है, लेकिन 650 से लेकर 750 तक क्या हुआ इसके बारे में हिस्ट्री हमें कुछ बताता नहीं ना। क्या हुआ इसके बीच में, 650 से 750 के बीच में क्या हुआ इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो होती है 750 से। 750 में भारत में 3 डायनेस्टी का इमर्जेंस हुआ। 3 डायनेस्टी, बंगाल में पाल डायनेस्टी, गुजरात राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और डेक्कन में राजपूत डायनेस्टी। 3 डायनेस्टी, बंगाल में पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के फाउंडर गोपाल, पाल डायनेस्टी के फाउंडर गोपाल, इसी डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। धर्मपाल कंस्ट्रक्टेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन मॉडर्न बिहार ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल। और कोई खास चीज यहाँ पर इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उतनी चीजों को डिस्कस नहीं किया जा सकता। पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के बाद जो दूसरी डायनेस्टी हमारी है गुर्जर प्रतिहार, GURJAR, गुर्जर, GURJAR, गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार PRATIHAR। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था नागभट्ट। कोई और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीज हमारे लिए है तो बहुत सारी चीज मैं पहले ही कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजों में से जो कुछ इंपोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी है राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी के जो फाउंडर है उसका नाम है दंती दुर्ग। दंती, DANTIDURGA, दंती दुर्ग। राजपूत डायनेस्टी साउथ इंडिया में डेक्कन में 3 डायनेस्टी, भारत के 3 पार्ट में 3 डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो रही है। बंगाल में पाल, गुजरात राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार और साउथ में डेक्कन में राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी के फाउंडर है दंती दुर्ग। राजपूत डायनेस्टी के एक रूलर है कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने एक बहुत ही इंपोर्टेंट टेंपल कंस्ट्रक्शन किया है उन्होंने, जिसे कहते हैं एलोरा शिव टेंपल। एलोरा शिव टेंपल, एलोरा शिव टेंपल के फाउंडर कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट इन तीनों ने 250 साल तक, आगे आने वाले 250 इयर्स तक इन तीनों ने आपस में लड़ाई करी कन्नौज के लिए। कन्नौज जो यूपी में कन्नौज है, जिस लड़ाई को हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट। ट्राइपार्टाइट, TRIPARTITE, ट्राइपार्टाइट, त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए? कन्नौज के लिए। सेवन से लेकर 1000 ईस्वी तक ये आपस में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते इन सब का डिक्लाइन हो गया। लड़ते लड़ते इन सब का डिक्लाइन हो गया, तीनों का डिक्लाइन हो गया। और तीनों के डिक्लाइन के बाद भारत में कई सारे छोटे छोटे राज्यों का इमरजेंस हुआ। जैसे सेम डायनेस्टी इन बंगाल, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ these 3 dynasties, many small dynasties emerged in India। इन तीनों का डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी
छोटी बड़ी डायनेस्टीज का इमर्जेंस हुआ है, जिसमें सेम डायनेस्टी इन बंगाल SEM सेम, गेहरवाल डायनेस्टी इन कन्नौज, कन्नौज में गेहरवाल GAHADWAL, गेहरवाल, गेहरवाल डायनेस्टी इन कन्नौज। चंदेल डायनेस्टी इन बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में चंदेल CHANDEL, चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी इन बुंदेलखंड। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में चौहान डायनेस्टी, चौहान, दिल्ली, राजस्थान से लेकर पंजाब तक का एरिया चौहान डायनेस्टी। गुजरात, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य CHALUKA, चालुक्य, चालुक्य वाई, चालुक्य सोलंकी SOLANKI, सोलंकी, चालुक्य सोलंकी एक साथ लिखना है हमें, क्योंकि चालुक्य की कई सारी ब्रांच हैं। तो चालुक्य सोलंकी इन गुजरात। अपर महाराष्ट्र, ऊपरी महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, वहां पर परमार डायनेस्टी, परमार PARMAR, परमार डायनेस्टी इन अपर महाराष्ट्र, परमार डायनेस्टी। और साउथ में चोल डायनेस्टी। ये सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। चोल डायनेस्टीज में सबसे बड़ी डायनेस्टी है। इनके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको एक दो चीजें इसमें से बताता हूं। जैसे जो गहरवाल डायनेस्टी, गहरवाल आपने लिखा है कन्नौज में, इसी गहरवाल डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर होंगे जिनका नाम होगा जयचंद, जयचंद, जयचंद। और इन्हीं जयचंद की एक डॉटर होगी जिनका नाम होगा संयोगिता, नाम सुना होगा संयोगिता, संयोगिता लिख लोगे, संयोगिता। जो चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी की कैपिटल होगी खजुराहो, जहां पर इन लोगों ने कई सारे मंदिर बनवाए हैं। खजुराहो, खजुराहो चंदेल डायनेस्टी की कैपिटल थी। KHAJURAHO, खजुराहो में ऐसा कहा जाता है कि चंदेलों ने लगभग 100 मंदिर बनवाए, लगभग 100 मंदिर उन्होंने वहां पर बनवाए हैं, जो बाद में आने वाले समय में इन्वेजन के समय टूट गए, तो काफी सारे मंदिर तोड़ दिए गए। चालुक्य डायनेस्टी, जो चालुक्य डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपोर्टेंट किंग है जिनका नाम आगे हम पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम होगा पृथ्वीराज थर्ड, ये ध्यान रखना है हमें, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज चौहान। सोलंकी डायनेस्टी, जो गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी है, उसके दो रूलर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, भीम फर्स्ट एंड भीम सेकंड। आगे हमें अभी इनकी जरूरत होगी, भीम फर्स्ट और भीम सेकंड। नेक्स्ट चोल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी के जो फाउंडर होंगे, क्या नाम है उनका? विजयालय, विजयालय, विजय, VIJAYALAY,
विजयालय, चोल डायनेस्टी के फाउंडर होंगे विजयालय। चोल डायनेस्टी जो है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और कई सारे रूलर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, मैं कई सारी चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मुझे मजबूरी में छोड़नी पड़ रही है। इसको आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आप उसे एज ए सिलेबस के रूप में भी यूज कर सकते हो। आगे आपको इससे एक रोड मैप मिल जाएगा कि आप जब पढ़ोगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में एक अच्छी खासी स्टडी करनी है। जब भी आप आगे पढ़ोगे तो एक आप समझ लो कि आपको इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए होगी, थोड़ी सी डीप नॉलेज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय, पैगंबर मोहम्मद साहब इसके फाउंडर, पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड एक बुक है जो रिलीजियस बुक है, इसका नाम है कुरान शरीफ। एक्चुअली इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं वन गॉड, है ना, वन गॉड का कॉन्सेप्ट है। वन गॉड, गॉड एक ऐसे गॉड है जिनको किसी ने देखा नहीं, फॉर्मलेस गॉड है, उनका कोई आकार नहीं होता है। तो एक गॉड, एक पैगंबर साहब मोहम्मद साहब और एक रिलीजियस बुक कुरान शरीफ। जब इस्लाम का राइज हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब की जब डेथ हो गई, तो इस्लाम के एक्सपेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन के ऊपर आई वो पर्सन थे खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद इस्लाम का एक्सटेंशन होना था, तो एक पोस्ट क्रिएट हुई, उन्हीं लोगों ने क्रिएट करी जिस पोस्ट को कहा गया खलीफा। नहीं कह रहे हो आप, है ना, मैं बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा रहा हूं। ये 4 खलीफा थे, है ना, 4 इनिशियल फेज में 4 खलीफा हुए इनिशियल फेज में। ये सब मैं करवा नहीं रहा हूं आपको, उसी में से एक पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। और वहीं से धर्म के मामले में देखो मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि पता चला कि धर्म बड़ा सेंसिटिव जोन होता है, और पता चला कि कल मैं बाहर निकला अपनी क्लास के बाद कहीं भी ना जाऊं, है ना, किसी भी रिलीजन के बारे में, किसी भी सेक्ट के बारे में बोलने से थोड़ा सा परहेज करता हूं। जितनी छोटी मोटी चीजें जरूरत की हो सकती है उतनी मैं बोल देता हूं, बाकी मैं खुद ही चुप हो जाता हूं। तो स्टार्ट में 4 खलीफा हुए हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस्लाम का एक्सपेंशन करने की। इस्लाम का मतलब हो गया कि इस्लामिक थॉट का एक्सपेंशन करना, इस्लामिक विचार का प्रसार करना। मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कहा उस आइडियोलॉजी को, उस विचार का प्रचार करना दुनिया में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई तो करेगा। तो जो कर रहा है उन्हें कहा गया खलीफा। जब इनिशियल फेज में 4 खलीफा हुए, उसी समय एक विवाद स्टार्ट हुआ कि रियल खलीफा कौन बन सकता है। तो जो विवाद था वो ये था कि खलीफा वही बन सकते हैं जिनका ब्लड रिलेशनशिप पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ है, जो उनके दामाद थे। और दूसरा थॉट था वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके अंदर योग्यता है वो खलीफा बन सकता है। तो इनिशियल फेज में जो इस्लाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, शिया और सुन्नी। जो भी है डिवीजन तो हुआ, लेकिन इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ, इस्लाम का विस्तार हुआ। इस्लाम के अंदर एक
एक और कंसेप्ट था, जैसे वन गॉड, वन पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, मैसेंजर जो मैसेंजर है मसीहा, वन बुक और वन स्टेट, एक राज्य का कॉन्सेप्ट था। एक राज्य इस्लामिक राज्य। तो वन गॉड, वन मैसेंजर, वन रिलीजियस बुक एंड वन स्टेट, एक राज्य का कॉन्सेप्ट। एक ही राज्य होगा, इस्लामिक राज्य। अब क्या हुआ कि जो खलीफा थे वो खुद ही एक्सटेंशन करने के लिए नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जगह पर अपॉइंट किया, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जगह पर अपॉइंट किया और उनकी रिस्पांसिबिलिटी, जैसे मान लो कि यहाँ से ये राज्य स्टार्ट हुआ इस जगह पर, है ना, तो अलग-अलग जगह, इधर किसी और को अपॉइंट कर दिया, उधर किसी और को, उधर किसी और को। क्या होगा, इस्लामिक राज्य का एक्सटेंशन हो रहा है और इस्लामिक आइडियाज का एक्सटेंशन हो रहा है ना। इस्लाम का जो राज्य है उसका विस्तार होगा और इस्लामिक जो थॉट है, जो विचार, उसका एक्सटेंशन होगा। अलग-अलग लोगों को रिस्पांसिबिलिटी दी गई। उसी में भारत पर पहला जो एक्सपेंशन हुआ, पहला जो इन्वेजन हुआ, मुस्लिम इन्वेजन, वो इन्वेडर थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, और इन्होंने सिंध पर अटैक किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध, और सिंध के जो रूलर थे उनका नाम था दाहिर, किंग दाहिर। पहुंचते हैं, वहां पहुंचते हैं, जाओ चिंता मत करो, वहां पहुंचते हैं। दाहिर, सिंध के रूलर दाहिर, DAHIR, दाहिर। ईयर है 712, 712, और उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद की लड़ाई। ब्राह्मण, ब्राह्मण आइएसएम लगा दो, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद की लड़ाई। जगह का नाम है एक ब्राह्मणवाद की लड़ाई, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड किंग दाहिर। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म, बैटल ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण आइएसएम लगा दो, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया, और इसी के बाद एक्चुअली इस्लाम में कुछ टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा टैक्स कौन कौन से होते हैं। उसी में से एक टैक्स होता है, उसे कहते हैं जजिया। जजिया एक रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर है जो नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता है, नॉन मुस्लिम्स को कंपल्सरी टैक्स। जजिया एक धार्मिक कर है, रिलीजियस टैक्स है, जो नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं। नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम जो नहीं है वो इस कर को पे करते हैं। अभी मैं आता हूं, परेशान नहीं होना है, आप थोड़ी देर शांति बना के अभी मैं हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, चिंता मत करो। एक्चुअली कुरान शरीफ में ये कहा गया है कि जिसके आय का कोई साधन नहीं है वो टैक्स पे नहीं करेंगे, रिलीजियस टैक्स पे नहीं करेंगे। जिसकी इनकम का कोई सोर्स नहीं वो रिलीजियस टैक्स पे नहीं करेंगे। जैसे बच्चे, जैसे इस्लाम में वुमन, जो वुमन जॉब नहीं करती थी, काम नहीं करती थी, तो उनका आय का कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं था। उसी तरह जब ये लोग भारत में आए तो इन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण बेचारे बड़े गरीब, काम है नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं, शरीर पे कपड़े भी नहीं हैं इनके, तो इन्होंने मान लिया कि ये बेचारा बड़ा दुखी जीव है, इससे क्या टैक्स लेना। तो कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग ये ब्राह्मणों की इनकम का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए ब्राह्मण भी टैक्स पे नहीं करते।
बाकी ऐसा नहीं है कुछ यार दोस्ती हो गई दोनों में। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जो जिसके पास इनकम का सोर्स नहीं है वो टैक्स या रिलीजियस टैक्स पे नहीं करेगा। इस वजह से ब्राह्मण टैक्स पे नहीं करता। तो क्वेश्चन ये है, मैटर ये है, मैटर को समझाने में मैंने इतनी सारी चीजें समझा दी आपको। मैटर ये है कि भारत में पहली बार जजिया कर कब लगाया गया, इम्पोज किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन के समय ही भारत पर पहली बार जजिया कर इम्पोज किया गया। जजिया कर इम्पोज्ड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय ही लगाया गया। बस मोहम्मद बिन कासिम की एक छोटी सी यही विक्ट्री थी, उसके बाद बेचारे को बुला के उधर मार दिया उन्होंने। पता नहीं ये तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो भी है 712 में ये लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो हुआ था वो कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। भारत पर दूसरा मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद गजनी ने किया। मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी या महमूद गजनवी, जो भी कह सकते हो आप। मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, महमूद गजनवी, कुछ भी नाम डाल दो, आपकी मर्जी है। एक्चुअली एक स्टोरी एक दूसरे डायरेक्शन में चलती है, अभी तक इस्लाम एक कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वन गॉड, वन मैसेंजर, वन रिलीजियस बुक और वन स्टेट, मतलब जो भी एक्सटेंशन होगा वो इस्लाम के नाम पर एक्सटेंशन होगा। लेकिन इस वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को महमूद गजनी ने तोड़ दिया। महमूद गजनी ने कहा कि मैंने जो एक्सपेंशन किया वो मेरा राज्य है, ना कि इस्लामिक स्टेट। महमूद गजनी इस्लामिक हिस्ट्री का पहला ऐसा रूलर है जिन्होंने सुल्तान की टाइटल दी। सुल्तान का मतलब यहां हो गया बिल्कुल सॉवरेन रूलर। Muhammad Ghazali was the first ruler of Muslim history who took Sultan title. मोहम्मद गजनी इस्लामिक इतिहास का पहला ऐसा राजा है जिन्होंने सुल्तान की उपाधि दी। सुल्तान का मतलब हो गया सॉवरेन रूलर। सॉवरेन को क्या कहेंगे हिंदी में? संप्रभु शासक। मतलब इससे पहले जो पर्सन होते थे वो अपने आप को इस्लामिक राज्य का एक हिस्सा मानते थे कि इस्लामिक राज्य का एक्सटेंशन हो रहा है ना, तो वो सब इस्लामिक राज्य का एक हिस्सा थे। महमूद गजनी ने कहा कि मैं इस्लामिक राज्य का हिस्सा नहीं हूं, जो मैंने एक्सटेंशन किया वो मेरा राज्य है। तो उन्होंने सुल्तान की टाइटल। महमूद गजनी ने भारत पर 17 टाइम्स अटैक की, 17 बार। मोहम्मद गजनवी जो अफगानिस्तान वाला एरिया था वहां से उनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। भारत पर उन्होंने 17 टाइम्स अटैक किए, इन्वेड किया, और उनके अटैक का पर्पस था भारत के वेल्थ को, क्योंकि आप सोच के देखो जो अफगानिस्तान वाला एरिया है ना, वो अफगानिस्तान में बड़ी गरीबी है, आज भी बड़ी गरीबी। उनके पास, अफगानिस्तान वालों के पास 2 ही 3 चीजें, सिर्फ 2-3 चीजें उनके पास। पता है क्या है अफगानिस्तान वालों के पास? एक तो अनार, उनका अनार बहुत मीठा होता है, पता नहीं कैसे। दूसरा ओपियम, अफीम की उधर बहुत खेती होती है। तो इन दोनों चीजों को के अलावा उनके पास कुछ और है नहीं। एक और चीज उनके पास है लास्ट में, गोली। शादी में भी जाते हैं तो 8-10 हजार राउंड फाइट करते हैं।
है ना? एक बार मेरे पास सही से वीडियो आ गई, तो इंसान शादी में जा रहा है, फाइट किए जा रहा है, फाइट हम लोग भी करते हैं, हमारे यहाँ भी शादी में होता है ऐसा कि हम लोग थोड़े गरीब 2-3 करके छोड़ देते हैं, है कि नहीं? हमारे यहाँ कितना फाइट होता है, 2-3 4 10 मैक्सिमम, ज्यादा खुश हो गए। और उन लोगों के यहाँ तो एक पिस्टल से 2-4 हजार राउंड फायर करते हैं एक राइफल से, तो उनके यहाँ गोली बहुत ज्यादा है, पता नहीं कहां से लाते हैं, हाँ वो वही बहुत है उनके पास। तो जो भी है, महमूद गजनी को ये कहीं से फील हुआ कि भारत के पास गोल्ड बहुत ज्यादा है। आपको पता है भारत गोल्डन बर्ड था, हमेशा सोने की चिड़िया था। तो मोहम्मद गजनी जब भी मन होता था, पैसे खत्म हो गए है ना, तो वो भारत आ जाते थे अपना, यहाँ के लोगों के पास बहुत पैसे थे है ना, कहीं भी इतने गोल्ड थे इनके पास, कोई सर पे लगा के घूम रहा है, कोई कान में लगा के घूम रहा है ना, कोई नाक में लगा के घूम रहा है, किसी का मन हुआ तो यहाँ लगा लिया, किसी का मन हुआ इसे घुसा दिया, है ना। देखा गजनी ने ऊपर से दूरबीन लगाकर, ये लोग बहुत गोल्ड, किसी का मन हुआ तो 8 किलो सोना मंदिर को दे दिया, है ना, तो मंदिर वालों ने सोना अपना यूज करके लगा दिया। तो यहाँ पर जो गोल्ड बहुत ज्यादा यूज करते थे हम लोग, तो गोल्ड की साइन बहुत ज्यादा होती है, चमक बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत दूर से चमक जाती है वो। तो वो अपना आए ले गए इधर से, भाई तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, ले रहा है तो, है ना, कुछ काम हम भी कर रहे हैं गोल्ड का। तो उन्होंने बात पर बार बार इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट का पर्पस विस्तार करना नहीं था, वो एक्सटेंशन नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ भारत में जो एक्स्ट्रा पैसे हैं या गोल्ड है उसको वो अपने यहाँ ले जा रहे थे। बार बार एक बार ले गए, 1-2 महीने 3-4 महीने में खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गए। जैसे हम लोगों के पास पॉकेट खर्च में पैसे खत्म हो जाते हैं तो पापा की तरफ देखते हैं, है ना, कुछ मिल जाए, उधर से कुछ मिल जाता है 2-4 रुपए गुटखा खाने के, है ना, तो फिर 2-4 रुपया खा के फिर उसके बाद 2-3 दिनों बाद फिर पापा की तरफ देखते हैं। वैसे ही मान लो, जैसे कुछ बातें मैं मजाक में बोल देता हूँ, मुझे डर भी लगता है कि बाहर निकलते फिर ना जाए, अच्छा नहीं, मैं एक्चुअली कभी-कभी क्या होता है ना कि भाव के मामले में लोग ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना, इस वजह से कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सर ये बोलते हैं धर्म संकट में, वो धर्म संकट में। हाँ सही बात। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो 17 टाइम्स कहां-कहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये सब आप एक बार पढ़ लेना, अलग-अलग डाटा है। उसी में सोमनाथ मंदिर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब महमूद गजनी ने सोमनाथ पे अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर गुजरात, तो उस समय गुजरात के रूलर भीम फर्स्ट was the ruler of Gujarat during Mahmud Ghazni invasion. फिर कुछ समय के बाद महमूद गजनी की डेथ हो गई बेचारे की। फिर एक नए पर्सन का राइज हुआ जिनका नाम था मोहम्मद गोरी। नाम तो सुना ही होगा आपने, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भी कहानियों में सुना कि उधर भारत की तरफ बहुत पैसा। तो मोहम्मद गोरी के एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गजनी के बारे में। गजनी के साथ कुछ फॉरेन राइटर भी आए थे जो बड़े फेमस हुए थे, जैसे अल-बर्नी। अल-बर्नी थे या इब्न बतूता, पक्का अल-बर्नी। अल-बर्नी ने एक बुक भी लिखी, किताब उल हिंद। तो अल-बर्नी महमूद गजनी के साथ भारत आए और उन्हें भारत बहुत अच्छा लगा, है ना, वो यहीं रुक गए बनारस में। और बनारस में वो करीब लगभग 12 से 15 साल तक रुके। यहाँ पर उन्होंने संस्कृत बुक की स्टडी करी, भारत की लैंग्वेज सीखी, और फिर भारत के बारे में उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें कई सारी बातें हमें भारत की संस्कृति, यहाँ के रिलीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वो बुक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद मतलब हिंद की किताब, हिंदुस्तान की किताब।
फिर आ जाते हैं हमारे गोरी। गोरी को भी पता चला, मोहम्मद गोरी को भी पता चला कि भारत में बहुत पैसे हैं, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने दूसरा आइडिया अपनाया। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, वहां से लूट के लाएंगे, बाद में लूटने में भी खर्च हो, परेशानी भी होगी, है ना, बार-बार कौन जाएगा लूटने के लिए, कौन आएगा, तो एक काम करते हैं, भारत को जीतते हैं और वहां अपना ही राज्य बना लेते हैं, है ना, मतलब कौन जाएगा आएगा इधर-उधर करता रहेगा, बार-बार परेशान होता रहेगा। जैसे जो हमारे गजनी सोचते थे, जाते थे आते बेचारे बेकार में नदी भी उनको क्रॉस करनी पड़ती है ना। तो मैं तो पढ़ रहा था एक बार, अफगानिस्तान के किसी रूलर ने भारत पर अटैक, जमान शाह ने, मॉडर्न में आपने पढ़ा होगा, और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उनकी कुछ आर्टिलरीज, कुछ तोपें उनकी चिनाब नदी में गिर गई, चिनाब रिवर, है ना। तो एक दिन रणजीत सिंह घूमने के लिए निकले तो उन्हें पता चला कि कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई, है ना। तो उन्होंने चिनाब नदी से तोपें निकाली, तो पानी के अंदर गए, तोपें निकाली और जमान साहब को भेज दिए। जमान साहब बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा जा आज से भारत तेरा, है ना। उसी के बाद रणजीत सिंह ने अपना भारत के अंदर एक्सपेंशन किया, अपना विस्तार किया। उसी के बाद रणजीत सिंह ने भारत के अंदर कई सारी विक्ट्री करी। तो अब बीच में नदी है इंडस रिवर, उधर पंजाब में पांच नदियां हैं। अब जब उधर से लोग आते होंगे तो कितनी हिम्मत थी, हमसे एक छोटा सा यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम नहीं निकल रहा है ना। ये उधर से आते थे सारे लोग, अपनी सारी तोपों को नाव पे डालते थे, है ना, नदी पार करते थे, यहाँ आके लड़ते थे, फिर जाते थे इधर से, फिर तोपों को नाव पे डालते थे। भाई साहब कितना पेशेंस था उनके लिए, और हमसे एक छोटा सा एग्जाम ही नहीं निकल पा रहा है, यूपीएससी पीसीएस तो बेकार है। पीसीएस एग्जाम जो है ना, उसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी में रखते हैं कई सारे बच्चे, यूपीएससी को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी में। तो जो भी है यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने सोचा कि हम भारत के अंदर एक्सपेंशन करते हैं, भारत के अंदर हम विस्तार करते हैं। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम इस बार दूसरे वो जो सारे जो भारत में इन्वेंशन हुए हैं, वो आप देखोगे कि मेन जो पंजाब वाला एरिया है वहां से भारत के अंदर इन्वेंशन हुए हैं। इन्होंने सोचा कि नहीं, इस बार हम कुछ व्यवस्था सिस्टम चेंज करते हैं, और उन्होंने गुजरात के रास्ते भारत में आने की कोशिश करी, वाया गुजरात। लेकिन गुजरात में जो इस समय रूलर है उसका नाम है कौन? भीम सेकेंड। रूलर बदल गया, भीम सेकेंड, और भीम सेकेंड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। भीम सेकेंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी। ये जो आपके साथ बैठे हैं ये स्टूडेंट हैं या यहाँ के स्टाफ? स्टूडेंट। तो ये पढ़ने से ज्यादा कहीं और बिजी है, मैं तब से देखे जा रहा हूँ। क्या थके पढ़ते नहीं तो पढ़ लेना थोड़ा, आप ही आज एक तो क्लास हो रही है, मेरी नजर सब पे रहती है। तो मैंने कल ही आपसे रिक्वेस्ट किया था कि ये आपके फायदे की क्लास है, मैं जो ये बोल रहा हूँ इसको बोलने में बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं फील कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ मेरे पीछे से स्वेटिंग हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, पसीने गिर रहे हैं। तो ये बोलना जो है बहुत आसान काम नहीं, बहुत टफ काम। तो इसलिए जो आपके फायदे की चीज हो रही है उसमें थोड़ा सा तो ध्यान कर लो। देखो तो कुछ थक गए, उधर जा रहे हैं, नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, जाओ जाओ, जाना है ना आपको, जाओ, शर्माओ मत, हम सब अपनों से क्या शर्माना। मैं तो आपके दोस्त जैसा फ्रेंड, तो लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी तो ध्यान रखता हूँ कि मैं तो टीचर नहीं हूँ, थोड़ा सा अगर मैं दोस्त जैसा बन के रहूंगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना, पढ़ना भी तो जरूरी है थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी को, हाँ जी, एक्चुअली एक बार ही मैं गोरी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक साथ डिस्कस करूंगा पॉइंट कि इंडियन रूलर्स की डिफीट के क्या रीजन है ना, मैं अभी आपको डिस्कस
चलूंगा, पहले हम गोरी के बारे में थोड़ा सा, मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गोरी भारत में आए, एंटर हुए और चालुक्य सोलंकी रूलर भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी। और हमारे यहाँ जो राजपूत रूलर्स थे वो बड़े अजीब थे, है ना? आप में से कुछ होंगे, तो मैं फनी मोड में कह रहा हूँ, मेरी बात को बुरा नहीं मानिए, आप मानोगे। मैं इस मोड में कह रहा हूँ कि उनकी बड़ी अजीब विशेषता थी, है ना? उनके लिए युद्ध एक गेम था, एक खेल था। वॉर क्या था उनके लिए? एक गेम की तरह था। मतलब आज मन हुआ लड़ने चलते हैं, है ना? आज कोई काम नहीं, आज लड़ने चलते हैं और अपने विरोधी को हरा छोड़ देते हैं। भाई हरा दिया, अब तू जा, ऐसा है ना? उसको मारना नहीं है, उनको दया आ जाती थी। खेल है ना, खेल में हम क्या करते हैं, मारते नहीं है किसी को, उसे किसी को हरा देते हैं, छोड़ देते हैं, भाई तू जा, ऐसा। तो ऐसी उनकी विशेषता थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वो किसी को हरा देते और छोड़ देते, भाई तू जा, अगली बार फिर आना, हमारे पास भी काम नहीं, अगली बार फिर आना, फिर लड़ाई। तो भारत में तो यह आइडियोलॉजी चल जाती है, लेकिन उस समय जो बाहर से इन्वेजन हो रहे हैं वहां पर ये आइडियोलॉजी खतरनाक हो गया। उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया और हराने के बाद उन्हें छोड़ दिया। और इधर एक और कहना, अगर कोई भाग रहा है तो हम पीछे से उस पर अटैक नहीं करेंगे, है ना? बड़े सियाने बन रहे हैं, आपको पता चले कुछ दिनों के बाद। तो मोहम्मद गोरी यहां से लौटकर चले गए और इन्होंने प्यार से जाने दिए, जा भाई जा, फिर आना, फिर दोबारा देखेंगे, है ना? वो मोहम्मद गोरी चले गए यहां से और इस बार उन्होंने सोचा कि नहीं, ये रास्ता गलत था। इस बार उन्होंने पंजाब के रास्ते से सोचा कि नहीं, पंजाब वाला एरिया ठीक है ना? पंजाब वाला एरिया ठीक है। और पंजाब के रास्ते से वो एंटर हुए भारत के अंदर। और यहाँ पर पंजाब वाला जो एरिया है वो उस समय एक रूलर के पास था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई 1191 1191 ईस्वी, बैटल ऑफ तराई की पहली लड़ाई 1191। और इस बैटल में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। अब पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत है ना, उन्होंने हरा के छोड़ दिया, भाई पूछा अगली बार फिर आना। ये डिफीट का एक बहुत बड़ा रीजन है ना। अभी आप से कोई रीजन पूछ रहे हैं, डिफीट का एक बहुत बड़ा रीजन, अपने दुश्मनों को हराने के बाद आप उसे एक गेम की तरह ले रहे हो, सामने वाला गेम की तरह ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। काइंड हार्टनेस, दयालुता बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन हर जगह नहीं। शेर के पास अगर आप पहुंच जाओ और आप शेर को जाके खाने बोलो मैं बहुत दयालु है ना, शेर तो बड़ा प्यार करेगा आपसे, है ना, मुंह से बड़ी सी जीभ निकालेगा और आपको चाटना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं? तो काइंड हार्टनेस अच्छी बात होती, लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह अगर आप उसे दिखाओगे तो यो आपकी बेवकूफी है। तो एक साल के बाद वो फिर वापस लौट कर आए मोहम्मद गोरी और फिर से एक बैटल हुई। अब कहा जाता है कि बीच में जो पृथ्वीराज चौहान थे, अब ऐसा क्या हुआ कि एक साल के बाद मोहम्मद गोरी आए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। हाँ जी सर, कन्नौज के राजा जयसन, उनके लड़की संयोगिता, उससे सर इनका लव अफेयर हो गया था, जिसके वजह से सर ये सब भगाते लेके सयामा से और सर इससे ये जानते हैं मोहम्मद गोरी से, और सर उन्होंने इनकी मदद कर दी, इनके जो कमजोर पक्ष थे उन्हें बता दिया और इस पर आक्रमण कर दिया, इससे हार गए सर, ये उन्हें भी मारते हैं। चलो आपकी बात मान लेते हैं, थोड़ी बहुत तो इसमें सच्चाई भी है, कई सारी सच्चाई है इसमें, एक्चुअली सही कहा इन्होंने। तो इसका मतलब जो भी है, इनका एक बुक हमारे पास है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज रासो से हमें ये सब कहानी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके लेखक है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के राजकीय कवि हैं, कोर्ट पोएट। उन्होंने एक
है पृथ्वीराज रासो, जिसमें हमें ये सारी स्टोरी मिलती है। अब ये स्टोरी कितनी सही है कितनी गलत है ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन जयचंद गए मोहम्मद गोरी से मिलने के लिए, जब उन्होंने कोई सीक्रेट बताया इनका, इसके बारे में हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जयचंद की बेटी से जो सबसे बड़ी बात है उसको भगाने के लिए है, वो साथ गई। भगा के ले जाना और साथ ले जाने में बड़ा फर्क होता है। तो वो कृष्ण भी ले गए भगा के, क्या नाम था उनका? अबे कृष्ण ने निकल कर दिया है कृष्ण भगवान जो है रुक्मिणी को ले गए भगा के। तो इसलिए इस वर्ड को थोड़ा सा संभाल के चलना। क्या गिरा? तो साथ जाना और भगाने में थोड़ा फर्क है ना। तो हाँ वो सही कहा। तो जो भी है यहाँ पर संयोगिता उनके साथ गई और दोनों की शादी हो गई। इसके वजह से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के रिश्ते थोड़े खराब हो गए। लेकिन ये हमें हिस्ट्री में कहीं एविडेंस नहीं मिलता है कि जयचंद चले गए गोरी के पास और उन्होंने गोरी को बता दिया कि हाँ इसमें ये कमी है। जो भी है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई जिसे हम बैटल ऑफ छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को रहने देते हैं ना, हम इस टॉपिक को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। ये बेकार की बातें हैं। बस अगर ऐसे टॉपिक पे हम उलझेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या है कि भाग कर गए या भगा गए, जो भी छोड़ दो, इनको करने दो। आप कभी ऐसा काम होता है जो भी है, आगे चलें। तो बैटल ऑफ तराइन कौन सी लड़ाई? तराइन सेकेंड 1192 बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। अब फिर वहां पर जो का क्वेश्चन है कि इंडियन रूलर्स की डिफीट क्यों हुई इस समय फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस मैटर पर डिस्कशन किया है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने क्यों हुई। एक तो आप छोटे सी चीज समझ सकते हो, एक छोटी सी चीज है कि मैं जितनी अच्छी तरह से लड़ाई कर सकता हूं उतने उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी तरह से लड़ाई एक ऑटो चालक कर सकता है। क्यों? इसलिए कि उसका वो रोज का काम है, मेरा कभी गलती से, या मैं अगर पढ़ा सकता हूं तो वो ऑटो वाला पढ़ा नहीं सकता। सबकी अपनी एक अलग कैटेगरी होती है, सबका अपना एक अलग फील्ड होता है। अगर आप इंडियन रूलर्स के कंपैरिजन में बाहर से जो फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, जो वेस्टर्न साइड से फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, उनकी सफलता की बात करो तो आप देखो कि वहां रिसोर्स की बहुत कमी है और उस कम रिसोर्स में अपने आप को सस्टेन करने के लिए उन्हें रोज लड़ाई लड़नी पड़ती थी। वेस्ट एशिया की बात करो, सेंट्रल एशिया की बात करो, रिसोर्स की कमी है। संसाधन दुनिया में सबसे फर्टाइल है भारत के अंदर, पता है ना। तो सिर्फ फर्टाइल लैंड ही नहीं, और भी कई सारी चीजें भारत में पाई जाती है। और वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया की बात करो, जहां अफगानिस्तान और ये सारा एरिया है, वहां पर कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा ओपियम, अफीम खा के सोया रहता है इंसान, है ना, ओपियम और अनार। तो वहां पर रिसोर्स की कमी है। तो जहां रिसोर्स की कमी होती है वहां दो चीजें होती है, या तो उनके अंदर कॉपरेशन बहुत ज्यादा होता है, कॉपरेशन मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, और जब कॉपरेशन नहीं है तो वो बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे से
शासनों को छीनने के लिए। इसलिए उनके पास जो वॉर का एक्सपीरियंस होता है वो इंडिया से बेहतर होता था। अभी की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई है बहुत सारी, है ना। उस समय की बात करते हैं जब भुजाओं में बहुत बल की बात होती है कि इसके सोल्जर में कितना दम है। इसके अलावा भारत के जो रूलर्स होते थे उन्हें लगता था कि भारी भरकम चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी पे चलने को वो बड़ा शौक समझते थे। जबकि दूसरी तरफ जो वेस्ट एशिया के हैं वो हॉर्सेस का इस्तेमाल करते थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। वॉर में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, तेजी से आते थे, मारते थे और फिर पीछे से तेजी से चले जाते थे। भारत के पास हाथी चल रहा है बेचारा, धीरे 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 चल रहा है। जब तक हाथी 10 कदम चलता था तब तक घोड़े पर बैठा हुआ इंसान दौड़ता हुआ आता था और हाथी पे बैठे हुए इंसान को 2-3 थप्पड़ मार के चला जाता। ऐसे ही कई सारे रीजन हैं। भारत के लोग जो थे वो ऑफेंसिव होते थे, सॉरी डिफेंसिव होते थे, रक्षात्मक होते थे। डिफेंसिव मतलब भारत के लोगों ने कभी बाहर दूसरे देशों पे अटैक करने के, किसी भारत के लोगों ने कभी विदेश में आक्रमण किया, किसी दूसरे की जमीन पे आक्रमण किया होगा बताओ। अबे हमें मतलब ही नहीं कोई इन सब चीजों से। हम अलग खोपड़ी के हैं, हमारी खोपड़ी सोचती है कि हमारे पास बहुत कुछ है भाई। भारत का जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर से वहां तक है, कन्याकुमारी तक है और इधर बहुत बड़ा एरिया है। एक तो ये चीज और दूसरी चीज इससे अलग हम मोक्ष में यकीन करते थे। मोक्ष कि क्या लाए दुनिया में, खाली ना खाए खाली ना जाएंगे। सबसे अल्टीमेट जो चीज है वो है कि हमारी आत्मा तो भगवान से मिल जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी हमें डिफेंसिव बना देती है, रक्षात्मक बना देती है। तो रक्षात्मक होना और आक्रामक होना अलग अलग चीज है। भारत के रूलर्स डिफेंसिव थे, बाहर से जो आए वो ऑफेंसिव, आक्रामक थे, आक्रामक की विक्ट्री हो जाएगी। ऐसे कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से इंडियन रूलर्स की डिफीट हुई और फॉरेन रूलर्स की। एक ही पूरी दुनिया में, पूरे भारत के इतिहास में एक तो ही एग्जांपल मिलता है जब बाहर से कोई आया और हमने उसे बड़े प्यार से मारा। एक ही तो एग्जांपल मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकले, पता नहीं क्या समझता था अपने आप को, है ना। आया, अच्छा लगाया हमने और उसकी बेटी से शादी कर दी, है कि नहीं। हेलेना से गई ना और बाहर से एरिया में दिया, बदले में क्या दिया, 500 लाख। चलो इस चीज को छोड़ देते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ सकते हो कि क्यों भारत के रूलर्स की डिफीट हुई। मोहम्मद गोरी ने इस विक्ट्री के बाद उन्हें भारत से वापस जाना था, वो यहां से वापस चले गए और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को, भारत का जो एरिया उन्होंने जीता था उसका उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, QUTUBUDDIN ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। टाइम भी खत्म नहीं हो रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जिस पार्ट की उन्होंने विक्ट्री करी थी, कहां से कहां तक, लाहौर से लेकर और दिल्ली राजस्थान का एरिया, लाहौर से दिल्ली राजस्थान तक यह जो एरिया था उसका गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर वो मोहम्मद गोरी यहां से गए। 2 साल के बाद मोहम्मद गोरी फिर से वापस आए, 2 साल के बाद, और 1194 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का CHANDAWAR, चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर 1194। मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद। फिर इसके बाद भी मोहम्मद गोरी कई बार भारत आए और वापस यहां से चले गए और 1206 में मोहम्मद गोरी की डिफीट हो गई। 1206
1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी की डिफीट हो गई। 1206 ही तो था पक्का। अब जब मोहम्मद घोरी की डिफीट हुई तो आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद घोरी के एक स्लेव थे, एक गुलाम थे। जब मोहम्मद घोरी की डेथ हुई थी उस समय भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव थे, गुलाम थे। यही रीजन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी उसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। सर इसके पीछे मेरी कहानी है। हाँ सर इसके पीछे एक कहानी है, उसने सर जैसन को देखा था, उसने सीखा था उससे अगर हम टूट करेंगे क्योंकि इसकी लड़की से भी इसने वो कर लिया था सर, और इसकी लड़की के साथ इसका अफेयर था। किसका? सर इसने देखा कहां पढ़ी थी सर? कहां पढ़ी? वो ज्ञान का सोर्स क्या है? इस असीम ज्ञान का सोर्स क्या है? अच्छा कोई नहीं, रहने दो ये सब स्टोरी। यूपीएससी की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो कई सारी चीजें, एक तो देखो यूट्यूब में बहुत ही खतरनाक है ना, यूट्यूब जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारी। एक बार मेरे यहाँ पर एक स्टूडेंट आया और उसे 4-5 दिन या 10 दिन उसने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। अचानक मुझे पता चला कि इसने यूट्यूब पे हिस्ट्री पढ़ाया है ना। मैंने उसको बोला कि भाई तुमने पढ़ाया क्या, पहले मुझे ये बता। तो मेरे सामने पढ़ा के दिखा तो बड़ा शर्माता हुआ वो बच्चा था, अभी 19-20 ईयर का होगा। तो उसने बोला कि पढ़ाना स्टार्ट किया उसने बोर्ड पे। तो जब वो पढ़ा रहा था तो अभी उसने हिस्ट्री कसते नहीं पढ़ी, कितना जानेगा वो हिस्ट्री के बारे में, कई सारी सही चीज कई सारी गलत इंफॉर्मेशन वो पढ़ा रहा था। मैंने कहा भाई तुमने ये पढ़ाया और अगर किसी ने तेरे से ये क्वेश्चन मैसेज लिख के पूछा कि ये तो गलत है, आपने कहां से पढ़ा था, तो मेरा ही नाम फंसाएगा, हमारे टीचर ने सही समय पढ़ाया था। तो भाई प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, अभी तू मत पढ़ा, अब पढ़ाना तू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू मत पढ़ा, अभी मत पढ़ा, थोड़ा सा भाई मैच्योरिटी आ जाए तेरे अंदर तो पढ़ा। तो YouTube पे कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको पॉपुलर होने के लिए कहीं कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लाते हैं और वो लिख देते हैं आपके पास, बोल देते हैं आपके पास। तो थोड़ा सा ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, है ना। मिर्च मसाला डाल देते हैं अपने आप को। अभी एक मूवी आई थी, जो मूवी थी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और उसको दिखाया गया था, रतन सिंह को दिखाया गया था, पद्मावत। मैंने पहले सुना कि पद्मावत मूवी के जो डायरेक्टर थे उनको करनी सेना सुना है ना, राजपूतों की जो सेना होती है, उन्होंने अलग आर्मी बनाई थी छोटी मोटी, उनको कहते थे करनी सेना। तो मैंने सुना कि करनी सेना वाले उस डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं। तो भाई क्यों ढूंढ रहे हैं? जब मैंने मूवी देखी तो मैंने कहा सही किया ढूंढ रहा है, वो मारने वाला काम, मार खाने वाला ही काम किया इस मूवी में। आपने भी देखी होगी, वो कुछ से कुछ दिखा देते हैं, मतलब एंटरटेन करना है हमें, कुछ भी दिखाएंगे। तो ऐसी चीजों से प्लीज आप, है ना, थोड़ा सा आपको बचना। जो भी है हमारा, मुझे पता है कि आप लोगों के पास भी बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन प्लीज आपको पता नहीं है, तो आपका ज्ञान है वो कभी कभी हार्मफुल हो जाए, है ना। तो ऐसी चीज थोड़ा सा बचने का प्रयास करते हैं। किसका किसके साथ अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी चीजें और हम कर लेते हैं, दिमाग से सबको खत्म करता हूं, है ना। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, टाइम बहुत छोटा है हमारे पास। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ चीजें आपके समझ में आ जाए, ताकि जब आप आगे बढ़ो तो थोड़ी सी आपकी मैंने जो किया है, पढ़ाया है, उससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। मैं कह रहा हूं कि मैं सारी चीज तो नहीं करवा सकता हूं छोटे से टाइम पीरियड में, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करवाऊं कि आप जब पढ़ो तो आपको समझ में आए चीजें। स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे। इस डायनेस्टी में, स्लेव डायनेस्टी में आगे भी कई सारे रूलर्स ऐसे हुए हैं जो स्लेव थे। अब हम यहां पर एक नया टर्म पढ़ेंगे, वो है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की जो हमारी टाइमिंग है
वो है 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 to 1526 1526 तक। इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारे डिफरेंट वंश हुए, डिफरेंट क्लैन, डिफरेंट वंश ने अलग अलग समय पे रूल किया है। इसमें से 5 है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहला हमारी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, खिलजी खिलजी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, TUGHALAQ, तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट सैयद, SAYYAD, सैयद डायनेस्टी। एंड लास्ट लोधी डायनेस्टी। लास्ट लोधी डायनेस्टी। ये 5 छोटी डायनेस्टीज है, कंबाइंड फॉर्म में हम इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से 1290 1290 तक, यही है ना? पक्का? जो भूना को बता देना। पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे और 1208 में वो स्लेवरी से फ्री हुए। 1206 में वो किंग बनते हैं और 1208 में वो स्लेवरी सिस्टम से फ्री हुए। उन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, लाहौर, और दिल्ली को उन्होंने मिलिट्री कैपिटल बनाई, सैन्य राजधानी। दिल्ली मिलिट्री कैपिटल, सैन्य राजधानी, एंड लाहौर कैपिटल। इन्हें हातिम सेकंड की टाइटल दी गई। हातिम, HATI, हातिम था ना एक पर्सन जो बड़ा काइंड हार्टेड माना जाता है, हातिम ताई। तो हातिम को शॉर्ट फॉर्म में हातिम कहते हैं। वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इसके बारे में। हातिम सेकंड, प्रथम हातिम ताई थे, जो एक आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्शियल है या वैसे कोई पर्सन है या नहीं है। इस्लाम में एक पर्सन है जो काइंड हार्टेड हातिम ताई, इन्हें हातिम सेकंड कहा गया। इन्होंने भारत के अंदर कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे अजमेर में अढ़ाई इनका झोपड़ा, अढ़ाई इनका झोपड़ा इन अजमेर। अढ़ाई इनका झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद, मॉस्क, मस्जिद। अढ़ाई इनका झोपड़ा अजमेर में। दिल्ली में दो कंस्ट्रक्शन, दिल्ली में दो कंस्ट्रक्शन। पहला कुतुब मीनार, और सेकंड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। कुव्वत, QUWWAT, कुव्वत। हिंदी वाले लिख लोगे? कुव्वत उल, UL इस्लाम, इस्लाम तो लिख लो आप लोग। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, मॉस्क है मस्जिद। उन्होंने अजमेर में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम है ढाई इनका झोपड़ा। एक्चुअली वो ढाई नहीं करके तैयार हुआ, इसलिए उसका नाम ढाई इनका झोपड़ा है। और दिल्ली में कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। एक दिन लाहौर में जहां उनकी कैपिटल थी, घोड़े पे पोलो खेल रहे थे।
चौगान चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिर गए, हम आगे देखा मर गए, डेथ हो गई उनकी। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं उनका नाम था आराम शाह। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक की टाइमिंग 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह कौन थे? बड़ा अजीब क्वेश्चन, किसी को नहीं पता वो कौन था। कुछ कहते हैं कि वो उनका सन था, कुछ कहते हैं कि कोई हो सकता है। 7-8 महीने आराम शाह रहा, 1210 से 1211, 1210 से 1211, 7-8 महीने रहा बेचारा। आराम करना उसे ज्यादा पसंद, इसीलिए बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, बदायूं यूपी में ही है ना, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, ILTUSMIS, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया और became king. Governor of Badaयूं defeated Aram Shah and became king. इल्तुतमिश। अब टाइम भी आपका खत्म हो चुका है ना, आप लोग भूख भी लगी होगी, तो इल्तुतमिश से आगे की कहानी नेक्स्ट